मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, आप उन्हें मिस्टर नटवरलाल के नाम से जानते हैं। ये आदमी मेरे दोस्तों एक लीजेंड थे, इंडिया के सबसे फेमस ठग। इनकी लाइफ स्टोरी किसी भी बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा एक्साइटिंग। ये कुछ भी बेच सकते थे, यहां तक कि ताजमहल भी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार। नटवरलाल पैदाइशी क्रिमिनल नहीं थे, जी नहीं, वो एक वकील थे। लेकिन फिर उन्हें अपना असली काम मिल गया, अमीरों और ताकतवर लोगों को बेवकूफ बनाना। इन्होंने बड़े बड़े नामों को ठगा यार। नहीं था, ये भेस बदलने में माहिर थे। एक दिन पॉलिटिशियन, अगले दिन बिजनेसमैन, हर कौन के लिए नया चेहरा। इन्होंने एक बार इंदिरा गांधी के भी साइन किए थे, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक बचते रहे। लेकिन हर खेल का एक अंत होता है ना। 1996 में नटवरलाल गायब हो गए। गायब, पूफ। कुछ कहते हैं कि उनकी मौत हो गई, कुछ कहते हैं कि वो अभी भी कहीं शांत जिंदगी जी रहे हैं। कौन जाने। एक बात तो पक्की है, नटवरलाल की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। ये नटवरलाल, इनके पास दम था, मैं बता रहा हूं। जरा सोचो, आप एक टूरिस्ट हो और कोई चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला आपके पास आता है, आपको ताजमहल बेचने का ऑफर देता है। आप हंसेंगे, है ना? लेकिन लोग उन पर यकीन करते थे। वो उन्हें लाखों रुपए देते थे, एक ऐसे मॉन्यूमेंट के लिए जो उनका था ही नहीं। और सिर्फ ताजमहल ही नहीं, जी नहीं, इस आदमी ने लाल किला बेचा। एक बार नहीं, 2 बार। यकीन मानते हो? इतनी हिम्मत, इन्होंने राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट का घर भी बेच दिया। और संसद भवन, वो भी जब पॉलिटिशियन अंदर थे। उन्होंने ये कैसे किया? जादू? नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ चालाकी। वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, नकली साइन करते थे, यहां तक कि नकली सरकारी मोहर भी लगाते थे। वो इतने अच्छे थे कि बैंक भी उन पर यकीन कर लेते थे। वो उन्हें उनके नकली ओनरशिप पेपर्स के बेसिस पे लोन दे देते थे। इनके कौन किसी फिल्म की तरह होते थे। इन्होंने एक बार कुछ विदेशियों को यकीन दिलाया कि वो एक सरकारी अधिकारी है जो पुराने बेकार रेलवे ट्रैक बेच रहे हैं। उन्होंने उन्हें कबाड़ के लिए मोटी रकम दी। नटवरलाल सिर्फ एक ठग नहीं थे मेरे दोस्त, वो एक कलाकार थे। उनकी बातों में एक जादू था, एक ऐसा चार्म जो किसी को भी बेवकूफ बना सकता था। वो एक भिखारी को भी खुद को पैसे देने के लिए मना सकते थे। लेकिन उनकी असली टैलेंट, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना। वो किसी की भी हैंडराइटिंग की एनक्यूएल कर सकते थे, नकली लेटरहेड बना सकते थे, यहां तक कि सरकारी मोहर भी बना सकते थे। उनके लिए काम करने वाले लोगों का एक पूरा नेटवर्क था जो नकली आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। वो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहते थे, हमेशा अपनी पहचान बदलते रहते थे, हमेशा भागते रहते थे। वो कानून की अपनी समझ का इस्तेमाल लूप होल्स का फायदा उठाने के लिए करते थे। उन्हें पता था कि क्या कहना है, कौन से कागज दिखाने हैं, ताकि लोग उन पर यकीन कर लें। वो लालची लोगों को, भोले भाले लोगों को, उन लोगों को निशाना बनाते थे जो जल्दी पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन पता है क्या, कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से बुरे नहीं थे। वो कहते हैं कि उन्होंने गरीबों की मदद की, चैरिटी को पैसे दिए। कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड भी कहते थे, अमीरों से चुराना और जरूरतमंदों को देना। सच हो या ना हो, ये नटवरलाल की कहानी में और भी रंग भर देता है। ये नटवरलाल वो बड़े चालाक थे। उन्हें 9 बार गिरफ्तार किया गया, 9। लेकिन क्या वो जेल में रहे? जी नहीं, वो 8 बार भाग गए। एक बार तो वो एक हाई सिक्योरिटी जेल से बीमार होने का नाटक करके और फिर हॉस्पिटल से गायब होकर भाग गए। उन्होंने ये कैसे किया, किसी को पक्का नहीं पता। कुछ कहते हैं कि उन्होंने गार्ड्स को रिश्वत दी, कुछ कहते हैं कि उन्हें ताकतवर लोगों से मदद मिली। वजह चाहे जो भी हो, उनका जेल से भागना लीजेंड बन गया। वो किसी भूत की तरह थे, जब भी पुलिस पास आती वो हवा में गायब हो जाते थे। और फिर 1996 में वो हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि वो बुढ़ापे में मर गए, कुछ कहते हैं कि वो कहीं शांत जिंदगी जी रहे हैं, अपने लूट का मजा ले रहे हैं। ऐसी भी अफवाहें हैं कि उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया। सच्चाई किसी को नहीं पता। और यही बात नटवरलाल की कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। वो एक मास्टर ठग थे, जेल से भागने वाले कलाकार, एक ऐसी कहानी जो कभी नहीं मरेगी।